एटम। ठीक। अच्छा, तो इससे पहले कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करके दिखाओ। चैप्टर 1 का है ये। मुझे देखना कि ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लोग बनाओगे कि नहीं। वैसे जिस समय हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने किया है कौन सा वाला, P4 S8, एक तो करवाया था ना मैंने ऐसा वाला, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, ऐसा मत बोले। P4 S8 ये वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं बेटे आप लोगों को, नंबर ऑफ एटम्स के। चलो एक तो क्वेश्चन फटाक से सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखिएगा, 18 ग्राम्स 18 ग्राम्स ग्लूकोज इज केप्ट 18 ग्राम्स ग्लूकोज इज केप्ट in a bowl, comma, calculate कोलॉन का साइन। हाँ, नीचे लाइन में लिखिएगा फर्स्ट क्या आपको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक। दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया बेटा। तीसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स। चौथी चीज आपको कैलकुलेट करनी है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और उसके बाद आपको करना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। डन। चलिए फटाफट सॉल्व करना शुरू कीजिए। जल्दी जल्दी, विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप उधर शिफ्ट होना चाहो बेटा तो थोड़ा उधर शिफ्ट हो सकते हो जहाँ थोड़ा फैन की हवा है। कुछ एक मॉलिक्यूल्स के नाम, मोलर मास आप लोग याद कर लो लिख लिख के, जिसमें से ग्लूकोज है, HCl है, NaCl है, H2SO4 है, HNO3 है। तो किसमें, क्योंकि ये सब जो है ना ये हाल फिलहाल यूज़ पड़ता ही रहता है। तो ग्लूकोज के लिए मोलर मास है 180। मेरे ख्याल से नंबर ऑफ मोल्स तो हो गया होगा। कितना, 0.1। वेरी गुड।
ये तो 0.1 आया होगा सबका, तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अगली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी थी बेटा आपको? हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ऐसा मत एक्सप्रेशन दो बेटा। क्या होता है? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल? बस। तो 0.1 मोल में कितना होगा? डिवाइड नहीं करेंगे सर, 0.1 इंटू एवोगैड्रोज नंबर कितना हो गया? 0.1 यानी क्या, 1/10। ठीक, यानी कि वो 10 जब ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻⁻1। ठीक, यानी क्या कंडीशन हो गई? 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। माइनस ही तो किया है बेटे। 0.1 यानी कि ये हटेगा तो क्या होगा? 10। ठीक, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻1। यही होगा ना? ये ऊपर जाएगा तो अब कितना हुआ? वही तो लिखा है। चलिए, ये है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है आपको? हाँ, इसको कैसे करोगे? C6H12O6, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? कितना हो गया बेटा? 24 एटम इन टोटल। ठीक, तो अपने पास मॉलिक्यूल कितने हैं? इतने। अगर एक मॉलिक्यूल में 24 एटम है तो इतने एटम में कितने होंगे? डन। अगली चीज क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? अगली चीज क्या कैलकुलेट करनी है? हाँ जी, तो एक मॉलिक्यूल में कार्बन कितना है? 6। तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा? 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻22। अगली चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है आपको? हाइड्रोजन। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन आइटम्स कितने? 12। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे? 12 इंटू अगली चीज़ क्या एस्टिमेट करनी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है एक मॉलिक्यूल में? 6। तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है कितना आएगा फिर? 6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻। आया समझ में लॉजिक? ठीक। बस। डन। चलिए, अगर ये लॉजिक आ गया है समझ में तो प्लीज़ ऐसा ही एक क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। आपको कैलकुलेट करना है बेटा कि 0.1 मोल SO3 में कितने एटम्स हैं, सल्फर के भी और ऑक्सीजन के भी। चलो जल्दी निकाल के दिखाओ।
हाँ जी। थर्टी टू। तो ये कितना आया, मोलर मास कितना आया इसका, 32 प्लस 48 यानी कि 80। वेरी गुड। कुछ आया हिसाब किताब, इतने देर में तो हो जाना चाहिए बेटा। टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होगा? हाँ जी। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। और एक मॉलिक्यूल में कितने दिख रहे हैं आपको? एक मॉलिक्यूल में एटम कितना दिख रहा है आपको? एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन यानी कि 4। तो जितना भी नंबर ऑफ ये रहेगा, क्या बोलते हैं, 0.1 मोल में कितना आएगा पार्टिकल? 6.02 इंटू 10⁻²2। तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। सल्फर के लिए एक मॉलिक्यूल में SO3 में, एक मॉलिक्यूल SO3 में एक ही सल्फर है, तो उतने सारे में कितना होगा? 3 इंटू वैल्यू आएगी वो, सॉरी 1 इंटू। और ऑक्सीजन के लिए क्या करोगे? 3 इंटू। जल्दी से करके दिखाओ।
कितना कितना हिसाब किताब? अयो, सल्फर का सेम ही रहेगा, ठीक। और ऑक्सीजन के लिए आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 इंटू डन। चलिए, ये मैं इसलिए आप लोगों को दिया क्योंकि अभी का जो आप इंटरनेट पे जैसे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे ना सर्च, या फिर चैट जीपीटी में भी देखोगे, तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं उसमें भर के। अनडाउटेडली जिस समय हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने P4 का किया था, NH3 का किया था, और SO2 का किया था, S8 का किया था, ठीक। लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेना अच्छा है। चलिए, अब हेडिंग डालिएगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाँ जी, चैप्टर 2। डन। अच्छा, अब इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में और क्लास 9th का जो चैप्टर 4 था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उन दोनों में कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम है, ठीक। आप लोगों की इसमें कहानी शुरू होगी किससे? सब एटॉमिक पार्टिकल से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों की बुक में ना बेटा जो टॉपिक्स हैं, हम लोग वो सारे टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन अपना जो है ऑर्डर थोड़ा सा अलग रहेगा। ऑर्डर किस लिए अलग रहेगा? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेंगे, ठीक। वैसे तो पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया है आप लोगों को सब एटॉमिक पार्टिकल। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए या बताने के लिए 3 प्रिंसिपल या 3 क्या बोलना चाहिए उसको, मॉडल्स। कौन कौन सा? थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे कि इसमें डुअलिटी, डुअलिटी देखेंगे पहले पार्टिकल का, पार्टिकल के डुअलिटी को फेवर करते हुए डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर। उसके बाद आएंगे डुअलिटी ऑफ रेडिएशन, उसको फेवर करते हुए ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लास्ट में अपना जाएगा क्वांटम नंबर, ठीक। लेकिन आप लोग बुक कहाँ है? बुक चैप्टर 2 का टॉपिक है बेटा ये सब। 6-7 तो टेंशन क्यों ले रहे हो इतना? तो क्या हो गया? वाह, तो ये तो स्कूल वाले जानबूझ के परेशान करते हैं, ठीक। ताकि जहाँ पे भी ट्यूशन जाओ वहाँ पे छोड़वाओ और स्कूल के टीचर के पास जाओ। उन लोगों को वैसे भी बिठा करके सिर्फ क्या करना है, चलो रे पढ़ो, और फीस लेनी है हर महीने। चलो, अब मैंने लेकिन बताया ना कि हम लोगों के पढ़ने का जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वो बस थोड़ा सा अलग है। आपकी बुक में जो है वो पूरा अपन कवर करेंगे ही। चलो, पहली चीज़ अपने को देखनी है बेटा, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल तो अपने को बस रिवीजन ही करना है। क्यों? क्योंकि चैप्टर 1 में ये बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं। क्या होता है सब एटॉमिक पार्टिकल? ये तो मैंने लिखवाया भी है। हाँ, लेकिन डेफिनेशन क्या दोगे आप? बेटे, हर थोड़ी थोड़ी चीज़ में अगर पेज पलटने की ज़रूरत पड़े तो बहुत बेकार है ये हाल। कुछ डेफिनेशन है सब एटॉमिक पार्टिकल की उस पेज में? हाँ, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? मुझे यहाँ से दिख जा रहा है। अरे भैया, पहले डेफिनेशन बताइए इसकी। बिल्कुल है, जस्ट ऊपर में देखो, यानी कि लिखे ही नहीं हो तुम लोग। द पार्टिकल्स दैट ऑल टुगेदर कंस्टिट्यूट एन एटम इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि वो पार्टिकल जिनसे मिलकर एटम बनेगा वही कहलाएगा सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल अपने पास कितने तरीके से? 2 तरीके से, या तो चार्ज के बेस पे या तो फेज के बेस पे। चार्ज के बेस पे या तो होगा पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल,
या होगा नेगेटिवली चार्ज या तो फिर हाँ बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव अपन ने गिन लिया। थर्ड वैरायटी न्यूट्रल, अगर पॉजिटिव हुआ तो उसका एग्जांपल प्रोटॉन, अगर नेगेटिव हुआ तो उसका एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल हुआ तो न्यूट्रॉन। ठीक, उसके बाद फिर आओ किसमें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज। दो ही तरीके से बांट सकते हो, या तो बांटोगे आप स्टेशनरी या तो बांटोगे आप मोबाइल। स्टेशनरी का मतलब वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो रेस्ट में है। कौन कौन है रेस्ट में, जो न्यूक्लियस में है, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में रहते हैं इसलिए इन दोनों को हम लोग कंबाइंडली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तुम लोग सब भूल जा रहे हो। ठीक, उसके बाद फिर आइए किस पे, अच्छा अब यहाँ से कहानी चालू होती है कि सब एटॉमिक पार्टिकल किसने ढूंढा, कब ढूंढा। ठीक, कब ढूंढा वो आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन किसने किसने ढूंढा ये अपने को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल सी चीज है, एक आप लोगों को याद रखना है, ईट पर नाच। ठीक, ये तो याद रह जाएगा, ईट पर नाच। ठीक, अब देखिए ईट पर नाच का क्या मतलब, इलेक्ट्रॉन, और टी से इस चैप्टर में किस साइंटिस्ट का नाम है, थॉमसन। पी से कौन सा, प्रोटॉन, और याद करो तो आर से कौन है, रदरफोर्ड। वेरी गुड। बच गया क्या, एन, न से पक्का न्यूट्रॉन, और च से किसका नाम है, चैडविक। ठीक, तो एक झटके में तीनों चीजें याद हो जाएंगी। ईट थॉमसन, जे थॉमसन। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल में किसकी डिस्कवरी किसने की, वो ऐसे याद रह जाएगा, और मेरे ख्याल से ये आप भूलोगे भी नहीं आप। ठीक, ईट पर नाच। चलिए सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया, उसके बाद अपने को देखना है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल मतलब एटम का स्ट्रक्चर बताने के लिए कौन कौन से मॉडल हैं। कौन कौन सा मॉडल है बेटा, सबसे पहला तो होता है कौन, मॉडल, जो किससे रिजेंबल करता है, वाटरमेलन, क्रिसमस पुडिंग या प्लम पुडिंग, ये तीनों नाम भी इसी का ही है। ठीक, और थॉमसन्स मॉडल ने क्या बोला, जल्दी देखो और जल्दी बताओ। और देखना क्या है, ये तो क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, इसको थोड़ा जल्दी रिकॉल करोगे तो हम लोग इसको जल्दी निपटाएंगे। क्या बोला थॉमसन्स मॉडल ने, क्या बोला, फिर सर सोच के बताइए। कैसे कर रहे हो बेटा, थॉमसन्स मॉडल ने ये बोला था कि बिल्कुल जस्ट लाइक द वाटरमेलन, जो रेड एडिबल पोर्शन है वो क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जिसमें वो जो जैसे तरबूज में बीज रहते हैं ना, वाटरमेलन स्कैटर्ड और एम्बेडेड टाइप। मतलब स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरे बिखरे से, बाकी फ्रूट्स में जैसे एक रहता है ना एक अरेंजमेंट टाइप का। क्या तरबूज में कोई अरेंजमेंट रहता है बीज का, सीड्स का कोई अरेंजमेंट नहीं है ना, पक्का। सीड बीज, कौन से फ्रूट में ये पूछ रहे हो, तुम बताओ कौन से फ्रूट की बात चल रही है। कभी वाटरमेलन में ऐसा तो नहीं है ऐसे काटे हो और ऐसे हम लाइन से बीज मिलाओ। ठीक, तो वो स्कैटर्ड रहता है। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल ने ये बोला था कि जस्ट लाइक द वाटरमेलन, जो रेड एडिबल पोर्शन है वो क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, स्कैटर्ड है। ठीक, कितने हैं,
कैसे आए, घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, ये सब कुछ उसने नहीं बताया। दूसरी चीज़, थॉमसन और कहाँ पे फेल हो गया बेटा? अच्छा एक चीज़ याद रखो, ये ना ये चैप्टर को याद रखना बहुत आसान है। थॉमसन ने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला, बोर ने क्या बोला। एक वाले का जो फेलियर है ना, मतलब एक प्रिंसिपल का जो फेल होने का रीज़न है, वो दूसरे वाले का पोस्टुलेट बन जाएगा। ठीक, थॉमसन ने क्या क्या चीज़ें नहीं बताई? थॉमसन ने ये नहीं बताया कि एटम न्यूट्रल क्यों है। न्यूट्रल क्यों है असल में अपने को अब मालूम है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ऑलवेज इक्वल, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बराबर होगा तो क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। दूसरी चीज़ उसने क्या नहीं बताई, उसने तो ये बताया कि रेड इडिबल पोर्शन है पूरा, यानी थॉमसन के हिसाब से क्या था कि एटम एक कॉम्पैक्ट मास था बॉल के जैसा, यही ना, जो मतलब पूरा भरा हुआ है वो। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया, याद करो क्लास 9 में पढ़ा है, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट चले गए थे, याद आया? तो रदरफोर्ड ने क्या बोला कि एटम के स्ट्रक्चर का बहुत सारा हिस्सा जो है वो खोखला भी पड़ा हुआ है, हॉलो, ये बोला था, याद है? ठीक, उसी के कारण ही तो लाइट जो है वो क्या मतलब, नॉट लाइट, बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल क्या हो गई थी, बिल्कुल स्ट्रेट चली गई थी। डन। अच्छा उसके बाद इसने थॉमसन ने और क्या नहीं बोला, क्या उसने ऐसा कुछ बताया? थॉमसन तो क्या बोल के गया कि जो प्रोटॉन है मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज वो क्या है, पूरा पूरा फैला हुआ है। ठीक, लेकिन रदरफोर्ड ने क्या पता लगाया कि वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर में है और कॉम्पैक्ट मास है, जहाँ से वो अल्फा पार्टिकल गया और टकरा के वापस आ गया। यही था ना भाई? ठीक, और रदरफोर्ड ने क्या बताया जो इसने नहीं बताया थॉमसन ने? वो तो अपन डिस्कस कर लिए। रदरफोर्ड ने ये भी बताया कि वो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन थे उनका एक पोजीशन है और वो एक सर्टेन क्या बोलना चाहिए, एक फिक्स्ड ऑर्डर में ही घूमते हैं। अब ये बात हो रही है कि आगे चल के फिर मालूम चला कि वो ऑर्डर किस बेस पे था, वो ऑर्डर था ऑर्बिट के बेस पे। ठीक, और जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी भी बढ़ेगी। ये फिर बाद में बताया किसने? बोर ने। मैंने बताया ना बेटा, जो चीज़ थॉमसन ने नहीं बताया वो बोर का बन गया, रदरफोर्ड का बन गया। जो चीज़ रदरफोर्ड फेल हो गया वो बोर का बन जाएगा। एकदम सिंपल सा याद रखो। चलो अब इधर ही पे कंपैरेटिव पढ़ लेते हैं। रदरफोर्ड ने क्या क्या नहीं बताया? रदरफोर्ड ने क्या क्या बताया था? बीच में खाली है, इलेक्ट्रॉन्स की एक एक जगह फिक्स है, और बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है क्योंकि वहाँ से ऐसे टकरा के वापस आया था। डन। अच्छा अब उसने क्या नहीं बताया? उसने ये नहीं बताया कि ऑर्बिट्स की एनर्जी अलग अलग है। उसने ये नहीं बताया कि हर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है तो उस एंगुलर मोमेंट मतलब एंगुलर मोशन के कारण उसके अंदर एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ठीक, ये नहीं बताया रदरफोर्ड ने। और क्या नहीं बताया रदरफोर्ड ने? तुम लोगों को 9th पास की कितने साल हो गए? पूरे हुए भी नहीं है 2 साल, उसके बाद ये हाल है तुम लोगों का। अच्छा ये बता दो, ओए ये बताओ थोड़ा सा याद करके अपनी लेवल पे, क्या रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट के बारे में कुछ बताया है क्या? उसने तो बस ये बोला ना कि एक सर्टेन जगह जो है वो फिक्स है। क्या उसने ऑर्बिट के बारे में कुछ बताया? नहीं। अगर ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया तो ऑर्बिटल के बारे में भी उसने नहीं बताया होगा। ठीक, तो ये चीज़ें किस में आ गई अब? बोर एटॉमिक मॉडल में। डन। तो तीनों चीज़ें एक साथ हो गई। अब इसमें जो ये है अपना रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है चलिए देखा जाए। ठीक, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक पार्टिकल पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद वाले में सिर्फ 2 ही रखे हैं अभी, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 12। तो ये किसका एटम है? मैग्नीशियम का।
ठीक। अच्छा, अब रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने जब इसके ऊपर बम्बार्ड की अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट के कारण बहुत सारे तो क्या हुए थे, बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। यही हुआ था ना भाई? अरे हाँ कि ना? ठीक। सिर्फ कुछ कुछ ही थे जो क्या हुए, इधर टकराए और उसके बाद अपने रास्ते से भटक गए। तो जहाँ से वो भटके टकराने के बाद वो क्या कहलाएगा? अरे वही तो इलेक्ट्रॉन कहलाया यार। तुम लोग एकदम ऐसे बैठे हो, बस सत्यनारायण भगवान की कथा सुनोगे, लास्ट में जय करोगे और दोनों में पंजीरी केला सेब लेके चल दोगे। हैं? चलिए ये हो गया। तो रदरफोर्ड क्या नहीं बताया कि ये जो अलग अलग ऑर्बिट में घूम भी रहा है तो उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम भी है, नहीं बताया उसने। जबकि रदरफोर्ड ने तो बल्कि ये बोलकर गया कि इनकी पोजीशन एक फिक्स है, ये उसने बोल के गया। ठीक। तो तीनों चीज़ें एक साथ रिकॉल हो गई, थॉमसन, वाटरमेलन मॉडल, रदरफोर्ड। उसमें एक आपकी बुक में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, -(RH1/n²। उसको देख लेना बाद में, अभी फिलहाल के लिए कि वो बोर नहीं दे करके गया। डन। तो अब थॉमसन ने जो जो नहीं बताया वो किसने बता दिया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड जिन जिन चीज़ों में चूक गया उसकी गलती हो गई, मतलब नॉट गलती, जहाँ पे वो नहीं बता पाया वो फिर कौन बताने लग गया? बोर। इतना क्लियर? ठीक। अब इसमें हम लोग बहुत डेप्थ में घुस करके नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा क्लास 9 की चीज़ है। डन। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? चलिए, इसके बाद फिर आगे आती है कहानी। क्या क्या हम लोगों ने अभी एक साथ कवर किया है? थॉमसन, रदरफोर्ड और बोर। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड अगर गोल्ड फॉयल यूज नहीं करता तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन थे? बिल्कुल नहीं। रुक जाओ। एक तो उसके पास बहुत अच्छा ऑप्शन था प्लेटिनम, और एक था आपके पास मरकरी। ठीक। आप लोगों को मालूम है कि अच्छा सिल्वर अगर लेते हो तो सिल्वर में टार्निशिंग होता है। व्हाट डू यू मीन बाय टार्निशिंग? बेटा क्या बोलना चाहिए, हर एक मेटल जो है वो क्या करता है? कोरोजन होता है। सिल्वर का जो कोरोजन है वो कैसा होता है? ब्लैक कलर का। ये मत बोलना कि आप लोगों को नहीं मालूम। ठीक। अगर वो चांदी की चेन पहनते होंगे, घड़ी पहनते होंगे तो वो पसीने में एक्सपोज हो करके हो जाता है ब्लैक टाइप। ठीक। तो दैट इज कॉल्ड द टार्निशिंग, और वो क्या है? कोरोजन है एक तरीके का। ठीक। चलिए अब बताइए, क्या गोल्ड में कभी जंग लगते देखा है या सुना है? कभी नहीं। लेकिन अपने को मालूम चल गया कि चांदी में कोरोजन तो हो रहा है। ठीक। लिस्ट से बाहर। यानी अब अपने को ऐसा कुछ चाहिए जो क्या करे, एक तो ना तो रिएक्ट करे किसी से, और रिएक्ट करवाना भी हो तो मतलब एक कहावत है ना, नानी याद आ जाए, वैसी वाली कहानी। डन। तो अब कहानी क्या बेटा, प्लैटिनम जो है आपको मालूम है ये बहुत इजीली रिएक्ट नहीं करता। ठीक। इसलिए प्लैटिनम की अब ज्वेलरीज भी बनने लग गई हैं, और प्लैटिनम का रिंग वगैरह जो है वो महंगा आता है, ये तो मालूम होगा आप लोगों को, पक्का? ठीक। यानी कि इसके ऑप्शन थे वो क्या क्या था? एक था प्लैटिनम और एक है मरकरी। मरकरी को उसने क्यों नहीं लिया, क्यों हट गया वो लिस्ट से? पहली चीज, अगर किसी चीज का फॉयल बना रहे हो, पीट पीट के पतली शीट बना रहे हो, दिस मीन्स कि दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस नीड्स टू बी इन सॉलिड फेज। जब तक कोई चीज़ सॉलिड नहीं होगी आप उसको पीट करके कैसे उसको शीट बनाओगे, है कि नहीं? लेकिन मरकरी क्या रहता है? ठीक। दूसरी चीज़, मरकरी हाईली रिएक्टिव है। आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह में कोई कोई वो शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें वो मरकरी डालते हैं और वो ऐसा बादल टाइप का निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड द अमलगम। याद आया कुछ? सोडियम अमलगम है, जिंक अमलगम है। ठीक। तो वो, तो अगर मान लो रदरफोर्ड गोल्ड यूज़ नहीं करता तो उसके पास सेकंड बेटर ऑप्शन क्या था? डन। इतने में जो जो लिखने लायक लग रहा है शॉर्ट में लिख लीजिए ताकि हम लोग आगे चलें।
उससे ज़्यादा तो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। कंफर्म? क्या क्या अभी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने? इंट्रोडक्शन, सब एटॉमिक पार्टिकल और एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल में क्या क्या? थॉमसन और रदरफोर्ड और नील बोर। ठीक है। अब अपने को क्या करना है? अच्छा, अब ये जो बोर वर्ड आया है, अपन हिंदी और नॉट हिंदी, मैंने 3 स्पेलिंग लिखी हैं, तीनों ही बोर है। पक्का हम लोग थर्ड वाला पढ़ने पढ़ने जा रहे हैं? बाकी दोनों का क्या मतलब है? सेकंड वाला क्या? हाँ, वो जो बोलते हैं बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, दैट बोर इज कॉल्ड, ये वाला स्पेलिंग है उसका। और ये स्पेलिंग किसकी है? यही सेकंड वाले को ही बता दो। घर में बोर हुआ रखा है। हाँ, वही बोरवेल जो है वो यही होता है, बोर। अब ये वाले बोर का मतलब? इस बोर का मतलब होता है जंगली सुअर। ठीक। और कौन सा जंगली सुअर? जिसके इधर इधर से दांत रहते हैं। भगवान नारायण का क्या बोलते हैं उसको? नॉट वामन अवतार, क्या बोलते हैं बेटा उसको? वराह अवतार। वराह अवतार में क्या है? वो जो सुअर है ना, जिसके यहाँ से जो उसमें कांतारा मूवी में भी है, वैसा वाला। ठीक। तो वो उसको क्या मानते हैं? बहुत पवित्र मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो वराह अवतार का है। ये वो वाला बोर है। डन। चलिए भाई, नील बोर। अब बोर ने क्या क्या चीज़ें बताई जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया? जैसे पहली चीज़ तो क्या हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स का एक फिक्स ऑर्बिट होता है जिसको छोड़ के वो कहीं नहीं जाते। ठीक। हर ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या है? -(r(h)(1/n²). जहाँ पे वो बोर्स मॉडल दिया होगा उसके बाद में लिखा हुआ है ये चीज़, जस्ट उसके नेक्स्ट पेज में। नहीं मिली? छोड़ दो फिर। नहीं मिला ढूंढ के? हाँ, यही वाला, वो जो स्पेक्ट्रम है मेरे ख्याल उसके बाजू में ही होगा, देखो। ठीक। चलो अब रिकॉल करो बेटा। ओए, रिकॉल कर लेते हैं। इसमें किसमें नील बोर ने क्या क्या बताया? पहली चीज़ तो उसने बताई कि इलेक्ट्रॉन्स का एक फिक्स ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी होगी -(r(h)(1/n²). उसके बाद फिर उसने क्या बोला कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने के लिए मैक्सिमम नंबर कितना रहेगा? 2n²। जहाँ पे वो नंबर, ठीक, वो हम लोग आगे देखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद फिर बोर ने और क्या बताया? रदरफोर्ड ने नहीं बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है अराउंड द न्यूक्लियस तो उसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, जिसके लिए फॉर्मूला क्या है? mvr = nh/। पक्का? ठीक है भाई। तो ये तो हो गया क्या क्या? अभी कौन सा मॉडल निपटा है? बोर्स एटॉमिक मॉडल या बोर्स एटॉमिक थियोरी। डन। चलो, इसमें कुछ लिखने लायक होगा तो वो बुक से देख करके लिख लो, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ वेस्ट करने लायक चीज़ नहीं है। डन। चलो अब आते हैं हम लोग, क्या डाला टॉपिक? वो तो खुद से लिखना है। अब हेडिंग डालिए बेटा, डुअलिटी। डुअलिटी, डुअलिटी।
डुअलिटी चालू करें। अब देखो इस पूरे चैप्टर में ना डुअलिटी आपको दो तरीके से पढ़नी है। ये एक तो पढ़ना है आपको ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए जो क्या है मोशन में है, और दूसरा ये डेंसिटी आपको पता करना रहता है किस चीज़ के लिए, सॉरी डुअलिटी में। और क्या आएगा, पार्टिकल नेचर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो किस में है बेटा, मोशन में है, उनके लिए एप्लीकेबल है। और बताओ तो कौन है मोशन में सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन। ठीक, प्रोटॉन तो क्या है बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसमें बैठे हुए हैं न्यूक्लियस में। चलिए ये हो गया क्या मोशन। और क्या, थोड़ा जल्दी से सोच के बताओ ना बेटा। सब एटॉमिक पार्टिकल जो मोशन में है कौन है ऐसा, इलेक्ट्रॉन। और हम लोगों ने ये चीज़ पहले भी होगी आप लोगों ने कि जब कोई सब एटॉमिक पार्टिकल या जैसे इलेक्ट्रॉन को ले लो, वो अब ट्रैवल करेगा तो वो क्या बनाते हुए जाएगा, वेव्स। जबकि पार्टिकल नेचर के कारण उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, पार्टिकल में क्या क्या रहता है बेटा, मास रहेगा, अगर वो घूम फिर रहा होगा वेलोसिटी v से तो वो v रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि p रहेगा। और एक पार्टिकल सॉलिड सब उसमें, ठीक, एक्सेप्ट वो जो बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब को छोड़ करके बाकी सब आप इसमें गिन सकते हो। याद है कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइप पढ़ा है आप लोगों ने, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अरे होता क्या है ये बता दो। मीडियम चेंज होता था, मीडियम चेंज होने के कारण या तो परपेंडिकुलर की तरफ या तो परपेंडिकुलर से दूर, यही है ना। ठीक, तो पार्टिकल नेचर को अगर मतलब कंसिडर कर रहे हो तो उसमें क्या क्या मिल गया अपने को, मास मिल गया, उसके कारण उसमें क्या बोलते हैं वेलोसिटी रहेगी, और मास और वेलोसिटी है तो उसका मोमेंटम भी होगा। ठीक, उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब जो जो चीज़ एक सॉलिड पार्टिकल की हो सकती हैं वो सब होगा। ठीक, जबकि जो सब एटॉमिक पार्टिकल मोशन में है वो क्या शो कर रहा है डुअलिटी के लिए। अब इधर देखो भाई, इसकी डुअलिटी नहीं, ये तो यही हो गया मोशन में, और मोशन में कौन है, इलेक्ट्रॉन। डन। तो अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको बताना हो कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, या जैसे ये देखो, ये एक वेव है जिसमें एक क्रस्ट और एक ट्रफ है, दिख रहा है बेटा ये। तो जो चीज क्रस्ट है मतलब जो ऊपर की तरफ है, उसकी जो मैक्सिमम हाइट है ये कहलाएगी साई, त्रिशूल टाइप का है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ये एम्पलीट्यूड वर्ड तो सुना है आप लोगों ने, वही है। अच्छा, तो अगर कोई सब एटॉमिक पार्टिकल जो मोशन में है वो कैसा चल रहा है बेटा, वो विंग सॉरी वेव नेचर भी शो कर रहा है। तो वेव नेचर में वेव की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और जितने भी वेव ये होते हैं, वेव्स होते हैं, उनका एक डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होता है, उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, उसका एक वेवलेंथ होता है, उसका वेव नंबर होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। क्या क्या, फिर से, लैम्डा, साई, म्यू, न्यू बार। ये साई है बेटा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय अ क्रस्ट और मैक्सिमम डेप्थ गेन्ड बाय अ ट्रफ। ये मालूम है ना, क्रस्ट एंड ट्रफ, बस उसी को हम लोग लैम्डा बोलते हैं। वेव नंबर, चलिए इतने को फटाक से लिख लीजिए, और उसके बाद फिर एक सब हेडिंग डालिएगा, कॉन्सेप्ट्स फेवरिंग, कॉन्सेप्ट्स फेवरिंग, क्या फेवरिंग, डुअलिटी इन, कॉन्सेप्ट्स फेवरिंग डुअलिटी इन पार्टिकल्स। फेवरिंग, फेवरिंग डुअलिटी इन, खाली पार्टिकल लिखोगे तो भी चल जाएगा। डन। चलिए यहाँ से हम लोग कहानी स्ट्रेट मतलब खींचेंगे नेक्स्ट क्लास में।